जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, चाहे अपने लिए खरीद रहे हो, चाहे इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रहे हो, तो आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है। तो मैंने उन बातों को 9 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। आज उन्हीं बातों को हम चर्चा करेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 8 में आप लोग स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर आप उस दौर से गुजरे हो तभी वो आपको बता पाएगा। मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने लगभग 9 साल बिल्डर्स के साथ काम किया है और पॉइंट नंबर 8 को मैंने काफी फेस किया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो पहला पॉइंट है लोकेशन। जैसा मूवी में बोलते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट में क्या बोलते हैं? लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आपकी लोकेलिटी जहां आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं वह लोकेलिटी अच्छी है, यानी कि मॉल्स, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, ये सब आपके नजदीक है, तो प्रॉपर्टी की लोकेशन अच्छी है और रीसेल वैल्यू भी बनी रहती है। पॉइंट नंबर 2, नो योर डेवलपर। आपने लोकेशन पसंद कर लिया है, अब आपका मेजर काम है अपने डेवलपर को सिलेक्ट करना। प्रॉपर्टी मार्केट में आपको बहुत से बिल्डर्स, बहुत से डेवलपर्स नजर आ जाएंगे। आपको एक सूटेबल बिल्डर आपको सिलेक्ट करना है। उस बिल्डर को सेलेक्ट करने के बाद आप उस बिल्डर के बारे में मार्केट से पता करिए। कोई अच्छे से रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंट से आप पता करिए उस बिल्डर के बारे में। इसके साथ साथ आप प्रीवियसली डिलीवर्ड प्रोजेक्ट में भी एग्जिस्टिंग बायर से भी बात कर सकते हैं कि किस तरीके से वो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देते हैं। पोजीशन के बाद यानी कि पोस्ट पोजीशन किस तरीके का मेंटेनेंस करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता करना जरूरी है। क्या बिल्डर कैश रिच है कि नहीं है, क्या बिल्डर में कोई लोन का डिफॉल्ट है कि नहीं, क्या बिल्डर के पास बिल्डिंग बनाने के अपने पैसे हैं या नहीं है, क्या वो क्लाइंट के पैसों पे ही निर्भर है। ये सब चीजें भी आपको जानना जरूरी है। अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है प्रोजेक्ट डिटेल। जब आपने बिल्डर लोकेशन को फाइनल कर लिया है तो आपको प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और प्रोजेक्ट में कितने टावर्स हैं, एक फ्लोर में कितने फ्लैट्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि प्रोजेक्ट का लैंड ओनर कौन है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है और बेच कौन रहा है, यानी कि प्रमोटर कौन है। ज्यादातर मामलों में हमने यही देखा है कि हमें प्रमोटर के बारे में तो जानकारी होती है, पर लैंड ओनर कौन है और कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती है। इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप रेरा की वेबसाइट पे जाके उनके पूरी डिटेल जो उन्होंने अपलोड की है बिल्डर ने, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। आजकल सारी की सारी चीजें, लीगल पेपर्स सब पब्लिक डोमेन में है। अब हम आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर, यूनिट के बारे में। नो योर यूनिट। आपको अपने यूनिट के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। यूनिट से मेरा मतलब है कि आप फ्लैट या विला ले रहे हैं तो विला का डायरेक्शन क्या है, विला या फ्लैट वास्तु के अकॉर्डिंग बना है या नहीं है, क्या वास्तु आपके जीवन में मैटर करता है, क्या बिल्डिंग का डिजाइन एरोडायनामिक है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे, यानी कि प्राइस ऑफ अ यूनिट। आप सेल्स टीम के साथ बैठकर या अपने रियल एस्टेट एजेंट के साथ बैठकर अपने यूनिट का प्राइस निकाल लें। बिल्डर से बात करते हुए ये भी जानकारी ले लें कि आपको बुकिंग अमाउंट कितना देना है और एग्रीमेंट में कितना देना है और पोजीशन में कितना देना है, यानी कि आपको अपना टोटल कॉस्ट निकालना होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको कितना पैसा किस किस समय पर देना है। अब हम आते हैं अपने छठे पॉइंट पर, यानी कि लोन, यानी कि होम लोन। जो प्रॉपर्टी आप फाइनल कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स उस प्रोजेक्ट पे होम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको अलग अलग बैंकों से, यानी कि कम से कम 4 बैंकों से कोटेशन लेनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेगोशिएट करना है, आपको अपनी ईएमआई के बारे में जानकारी लेनी है। कुछ बैंक्स आपको हॉलिडे ईएमआई भी प्रोवाइड कर रहे हैं,
तो आप जिस बैंक से लेना चाह रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि आपको बेस्ट प्लान कहाँ से मिल रहा है और EMI हॉलिडे को प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप बैंक को स्विच करना चाहते हैं फ्यूचर में तो उसके भी क्या चार्जेस हैं ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने 7वें पॉइंट पे, यानी कि बुकिंग। अपने यूनिट की बुकिंग कराते समय आप अपने बिल्डर्स के सेल्स टीम से ये पता कर सकते हैं कि आपको बेस्ट इन्वेंट्री कौन सी मिल सकती है। बुकिंग के समय आप यह पता कर सकते हैं कि अगर आपको बीच में किन्हीं कारणों से कैंसिलेशन कराना पड़े तो आप पे क्या कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे और कितने समय में आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। जहां तक हो सके आप बिल्डर को पोस्ट डेटेड चेक यानी कि PDC ही दीजिएगा, जिसका टाइम लगभग 6 से 7 दिन का होना जरूरी है, जिससे आपको अगर कोई दुविधा हो तो आप उन 7 दिनों में अलग ऑप्शंस भी ऑप्ट कर सकते हैं। और आपको अगर वो यूनिट पसंद नहीं आ रही है या बिल्डर पसंद नहीं आ रहा है तो आप बैकआउट भी कर सकते हैं। आ गए हैं अपने 8वें पॉइंट पर। 8वां पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको बहुत ही ध्यान से सुनेगा आप लोग। अगर आप बायर हैं और किसी बिल्डर से लिया है आपने, चाहे प्राइवेट बिल्डर हो चाहे अथॉरिटी हो, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 8वां पॉइंट है डिले पेमेंट अट्रैक्ट्स इंटरेस्ट। अगर आप बिल्डर को देरी से पेमेंट करेंगे तो बिल्डर उस डिले पेमेंट का इंटरेस्ट चार्ज करेगा आपसे और बिल्डर आपको स्टार्टिंग में नहीं बताएगा। कुछ ही बिल्डर्स होते हैं जो आपको हर डिले इंस्टॉलमेंट में आपकी पेनल्टी चार्ज करते हैं, ब्याज चार्ज कर लेते हैं। सपोज आपने बिल्डर से प्लॉट लिया है, विला लिया है और आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने बिल्डर को देना है और वो आपको देना है बैंक से देना है। सपोज बैंक से पेमेंट आने में डिले हो जाता है, 10 दिन का डिले हो जाता है, तो बिल्डर उस 10 दिन का जो ब्याज है वो आपसे चार्ज करेगा। ऐसे ही अगर आपकी टोटल 8 किश्तें हैं तो 8 किश्तों में कहीं ना कहीं डिले होगा और आखिरी में जाकर जब पोजीशन का टाइम आएगा, आखिरी में जाके वो एड ऑन हो जाएगा और वो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है जो आपको अलग से बिल्डर को देना पड़ता है। अगर आपने बिल्डर से रिक्वेस्ट किया है कि कुछ अमाउंट जो आप खुद से देना चाहते हैं और उसको आप 1 महीने के बाद देंगे और बिल्डर या एग्जीक्यूटिव आपसे कह देता है ओके सर आप दे दीजिएगा, पर आपको यही नहीं रुकना है, आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है डेट एक्सटेंशन की और बिल्डर से अप्रूव करा लेना है। अदरवाइज वो जो 1 महीने का टाइम वर्बली बिल्डर दे रहा है वो आप पे पोजीशन से पहले आप पे उसका भी इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा और सारी चीजें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही रखनी है। अब हम आ गए हैं अपने 9 पॉइंट पे, यानी कि पोजीशन टाइम। बुकिंग से लेके बिल्डर के सिलेक्शन से लेके आपने होम लोन का डिस्बर्समेंट से लेके आपका समय आता है अभी कि आपको मकान का पोजीशन मिलने का वक्त आ गया है। मकान का जब पोजीशन का टाइम आता है तो बिल्डर के पास से आपको एक लेटर आएगा कि जिसे वो एक फिट आउट पीरियड भी कहते हैं कि अब आप अपना मकान देख लीजिए, कोई कमी हो तो आप हमें बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, आप अपने मकान जो अब तैयार हो चुका है उसको विजिट करिए, उसमें से एक चेकलिस्ट बना लीजिए कि क्या क्या चीजें आपको सही नहीं लग रही हैं। जैसे कि कभी सैनिटरी फिटिंग्स होती हैं वो काफी पुरानी हो जाती हैं, या आप बिल्डर से कह सकते हैं कि इसको चेंज कर दीजिए। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो सीट है कभी कभी उसमें लेबर्स उसको यूज कर लेती है, तो उसको आप सफाई करवाइए या फिर उसको नया लगवाने के लिए बिल्डर से आप कह सकते हैं। तो एक चेकलिस्ट बना के आप बिल्डर को दीजिए, बिल्डर्स उनमें से चेकलिस्ट में से देखेगा क्या क्या चीजों को वो चेंज कर सकते हैं जिससे आपको फ्लैट या विला का हैंडओवर कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।